लेकिन अच्छी खबर यहीं खत्म होती है और बुरी खबर यह है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक मानी जाती है, सुमन लाइट हाउस को गार्ड करना, क्योंकि ये लाइट हाउस बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच है। अब बताइए, क्या आप 30 करोड़ रुपए के लिए ये जॉब करना चाहेंगे? यहाँ रहते समय आप किसी से भी संपर्क नहीं कर पाएंगे, अकेलापन हमेशा आपको घेरे रहेगी। सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ अक्सर विशाल बड़े बड़े तूफान आते हैं। इन तूफानों का तांडव इतना खतरनाक होता है कि कभी कभी समंदर के लहरें सीधे लाइट हाउस टावर के सबसे ऊपरी हिस्से तक टकराने लगती हैं। मानो अगले ही पल पूरा समंदर आपको निगल जाएगा। ये तस्वीर एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह खतरनाक तूफान के बीच घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें चारों तरफ से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद आप में फिर भी हिम्मत है इस जॉब को करने की? वैसे इस अजीबोगरीब जॉब को देखने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इस लाइट हाउस को आखिर बनाया ही क्यों गया है और ये बात क्यों जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इन लाइट हाउस पूरी कहानी जानने के लिए आपको इतिहास में पीछे लौटना होगा, उस दौर में जब लंबी दूरी तय करने के लिए न कोई गाड़ी थी और न ही कोई आधुनिक वाहन। तब विशाल लंबी यात्राओं का एकमात्र रास्ता था समंदर। कहानी शुरू होती है एक नाविक से। कैप्टन मॉरिस ये बड़ा ही जबरदस्त सेलर था और अपने खतरनाक समुद्री सफर के बारे में जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला थी। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा। उसकी लकड़ी की जहाज तेज लहरों में आगे बढ़ रही थी। पानी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो दिखाई नहीं दे रही थीं। जहाज चट्टानों से टकरा जाती है और समुद्र में डूब जाता है, लेकिन कैप्टन किसी तरह से बच गया। उस हादसे ने कैप्टन मॉरिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे खतरे का अंदाजा पहले ही लगाया जा सके। आपको तो पता ही होगा कि ओशन कितना ज्यादा बड़ा है और पैसिफिक ओशन तो हद से ज्यादा बड़ा है। अगर हम पूरी दुनिया का लैंड एक जगह इकट्ठा कर दें, 7 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर, तो भी पैसिफिक ओशन ज्यादा बड़ा होगा। अब शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये महासागर आखिर कितना विशाल है। पुराने दौर में जब सेलर्स इस अंतहीन समंदर में सफर किया करते थे, तब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और वहां तक पहुंचने का सही रास्ता कौन सा है। उस समय नेविगेशन दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। ना कोई जीपीएस, ना कोई रडार, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो उन्हें रास्ता दिखा सके। लेकिन सोचिए, आज के दौर में भी कई बार लोग गूगल मैप्स देखते हुए गलत टर्न ले लेते हैं। तो फिर सदियों पहले खुले समंदर में सफर करने वाले सेलर्स के लिए सही रास्ता ढूंढना कितना मुश्किल रहा होगा। इसलिए सेलर्स को हजारों किलोमीटर लंबे इस खतरनाक समंदर में सूरज, चांद, सितारों और कुछ बेहद पुराने नेविगेशन टूल्स के भरोसे सफर करना पड़ता था। दिन में सूरज उनकी दिशा तय करता और रात में चमकते सितारे। लेकिन पैसिफिक ओशन में एक छोटी सी गलती भी इंसान को हमेशा के लिए गायब कर सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ था कैप्टन एलिस और उनकी क्रू के साथ। वो लोग अपने जहाज से पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में पूरे आसमान पर काले बादल छा गए। जिन सितारों को देखकर ये लोग रास्ता पहचान रहे थे, वो सितारे अब पूरी तरह गायब हो चुके थे और उनका जहाज तूफान के बीच खिलौने की तरह उछलने लगा। उस घने अंधेरे में उन्हें ये तक समझ नहीं आ रहा था कि जहाज किस दिशा में जा रहा है। पूरी रात तूफान चलता रहा और जब अगली सुबह हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ सिर्फ अंतहीन पानी था, न कोई जमीन, न कोई आइलैंड, न ही वापस लौटने का रास्ता। वे लोग पैसिफिक ओशन के बीचों बीच पूरी तरह खो चुके थे। दिन बीतने लगे। क्रू के पास ना ही कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास ने पूरी क्रू को कमजोर बना दिया। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि चारों तरफ पानी होने के बावजूद वे लोग प्यास से तड़प रहे थे, क्योंकि समुद्र का पानी इतना ज्यादा नमकीन होता है कि इंसान उसे पी नहीं सकता। धीरे धीरे क्रू मेंबर्स एक एक करके मरने लगे। से लड़ने के बाद कैप्टन एलिस को दूर होराइजन पर आखिरकार जमीन दिखाई दी और फिर बहुत मुश्किल से वे लोग वहां पहुंचे जहां जाकर उनकी जिंदगी और मौत के बीच चल रही वो खौफनाक जंग खत्म हुई। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। मेडिटेरेनियन सी के किनारे बसा इजिप्ट का मशहूर शहर अलेक्जेंड्रिया उस दौर में ट्रेड और कल्चर का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका था। वहां का रूलर था टोलेमी II फिलाडेल्फस। दुनिया भर से बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ ट्रेड करने आती थीं। लेकिन इस शहर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर किसी शिप को अलेक्जेंड्रिया के हार्बर तक पहुंचना होता तो उसे समुद्र के एक बेहद खतरनाक हिस्से से गुजरना पड़ता था। समस्या ये थी कि हार्बर के आसपास समुद्र के नीचे विशाल और नोकदार चट्टानें छिपी हुई थीं। तेज रफ्तार से आने वाली कई शिप्स इन पत्थरों से टकरा जाती और समुद्र में डूब जाते और उनके साथ लाखों का कीमती कार्गो भी पानी में समा जाता। लगातार हो रहे इन हादसों की वजह से किंगडम को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। किंग टोलेमी समझ चुका था कि अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो अलेक्जेंड्रिया की मरीन ट्रेड कभी सुरक्षित नहीं हो पाएगी। इसीलिए उसने उस दौर के सबसे महान और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोसरात्रस ऑफ नाइडस को बुलवाया और उनसे इसके सोल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर एक शानदार प्लान बनाई।
एक ऐसे विशाल रोशनी के मीनार को बनाने की प्लान जो समुद्र में चलने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाएगा और साथ ही पानी की लहरों के नीचे छिपे खतरनाक पत्थरों से भी उन्हें वार्न करेगा। पूरी मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ सोस्ट्रेटस काम में जुट जाते हैं, लेकिन उस समय उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जो बना रहे हैं वो आगे चलकर एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे महान इंजीनियरिंग मार्वल्स में से एक कहलाएगा, द फैरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के साहिल पर मौजूद आइलैंड ऑफ फैरोस के ऊपर ये विशाल लाइट हाउस आसमान को छूती हुई बुलंदियों तक खड़ा था। इसकी ऊंचाई लगभग 384 फीट थी और इसे चमकते हुए सफेद संगमरमर यानी व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के सबसे ऊपर एक विशाल आग हर समय जलती रहती थी, जिसके लिए लगातार तेल और लकड़ियों की सप्लाई की जाती थी। यही आग रात के अंधेरे में समुद्र के बीच दूर दूर तक अपनी रोशनी फैलाती थी। इतना ही नहीं, इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एंशिएंट वंडर्स में भी शामिल किया गया था। लेकिन सिर्फ इसकी विशाल ऊंचाई ही इसे खास नहीं बनाती थी, बल्कि इसके पीछे छिपा इसका जीनियस डिजाइन भी लोगों को हैरान कर देता था। सोस्ट्रेटस ने इसकी रोशनी को और ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए मिरर्स और लेंसेज का एक खास सिस्टम तैयार किया था। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से मीलों दूर मौजूद जहाजों को भी इसकी चमक साफ दिखाई देती। जैसे ही इस लाइट हाउस के बनने की खबर दूर दूर तक फैली, समुद्र में सफर करने वाले सेलर्स ने राहत की सांस ली। अब उन्हें अलेक्जेंड्रिया के आसपास मौजूद खतरनाक और पथरीले पानी में रास्ता भटकने का डर नहीं था, क्योंकि ये लाइट हाउस उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाने लगा। धीरे धीरे ये लाइट हाउस सेलर्स के लिए सेफ्टी का सिंबल बन गया और यहीं से पूरी दुनिया में लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट फैलना शुरू हुआ। शुरुआत में लाइट हाउस सिर्फ समुद्र के किनारों पर बनाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर में मरीन ट्रेड बढ़ने लगी, वैसे वैसे समुद्र के बीच मौजूद डेंजरस रॉक्स और बिजी ट्रेड रूट्स के पास भी लाइट हाउस बनने लगे। इसीलिए आज आपको समुद्र के बीचों बीच अलग अलग जगहों पर लाइट हाउस दिखाई देते हैं। शुरुआत में इन लाइट हाउसेस में सिर्फ आग जलाई जाती थी, लेकिन हर वक्त लकड़ी, ऑयल और कोल जलाना आसान नहीं था। फिर कैंडल्स, गैस लैंप्स और ऑयल लैंप्स आए, लेकिन उनकी रोशनी इतनी ब्राइट नहीं होती थी। इसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी और लाइट बल्ब की इन्वेंशन हुई, तो लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक लाइट्स पर शिफ्ट होने लगे। लेकिन सवाल ये था कि लाइट हाउस की लाइट आखिर मीलों दूर तक दिखाई कैसे देती है? इसका जवाब था लेंसेज। 1800 तक लेंसेज को बल्ब के पीछे लगाया जाता था। बाद में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि अगर बल्ब को लेंस के सामने लगाया जाए तो रोशनी को और ज्यादा दूर तक भेजा जा सकता है। लेकिन उस समय के लेंसेज बहुत मोटे होते थे। तभी इस कहानी में एंट्री होती है फ्रांस के साइंटिस्ट ऑगस्टिन जान फ्रेस्नेल की। फ्रेस्नेल ने एक रेवोल्यूशनरी लेंस डिजाइन बनाया। उन्होंने लेंस को पतला किया और उसे इस तरह डिजाइन किया कि सारी लाइट एक डायरेक्शन में फोकस होने लगी। यही था फ्रेस्नेल लेंस। इस इन्वेंशन ने लाइट हाउस की दुनिया बदल दी। अब लाइट हाउस की रोशनी मीलों दूर समुद्र में भी साफ दिखाई देने लगी थी और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से काउंटलेस शिप्स खतरनाक चट्टानों और तूफानी रास्तों से बच पाईं। दोस्तों, दुनिया की इस खतरनाक जॉब को क्या आप करना चाहोगे? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।